आज हम 9th क्लास के इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का पाठ 1 पालमपुर गांव की कहानी पढ़ेंगे। इस गांव की कहानी के द्वारा हम उत्पादन संबंधित क्रियाओं पर विचार करेंगे। पालमपुर पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक काल्पनिक गांव है जहां खेती मुख्य क्रिया है और उसके अलावा लोग और काम भी करते हैं, जैसे लघु निर्माण, लघु विनिर्माण, डेयरी उद्योग, परिवहन, दुकानदारी, ऐसे कई सारे कार्य हैं। अब बच्चों, कोई भी चीज हमें उत्पादन करनी है, कोई भी चीज बनानी है, उसके लिए हमें कुछ संसाधनों की जरूरत पड़ती है। कुछ प्राकृतिक संसाधन होते हैं, कुछ मानव निर्मित संसाधन होते हैं, मानव श्रम, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम इस पाठ में धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपका पालमपुर गांव से परिचय कराती हूँ। पालमपुर गांव अपने आसपास के गांव से पक्की सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है। इससे 3 किलोमीटर आगे एक बड़ा गांव रायगंज है, जहां हर मौसम में पक्की सड़क द्वारा आया जाया जा सकता है। थोड़ा आगे शाहपुर एक कस्बा है। इस तरह से हम देखते हैं यहाँ आने जाने के लिए यातायात के साधन है। पालमपुर गांव में विभिन्न जातियों के 450 परिवार रहते हैं, जिसमें से 80 परिवार उच्च जाति के हैं, जिनके पास भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा है। इनके मकान अच्छे खासे पक्के सीमेंटेड है और जो जनसंख्या, वहां की जनसंख्या का 1/3 दलित जाति, अनुसूचित जाति के लोग हैं और उनके घर गांव के एक कोने में है। छोटे मोटे कच्चे घास फूस के बने हुए घर हैं। गांव में खेती बहुत अच्छे से होती है क्योंकि वहां बहुत पहले बिजली आ गई है। सिंचाई नलकूप के द्वारा वहां की जाती है। वहां पर 2 प्राथमिक विद्यालय, एक हाई स्कूल, एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक औषधालय है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पालमपुर एक अच्छा खासा गांव है जहां जीवन यापन की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। मैंने आपको बताया पालमपुर एक काल्पनिक गांव है पश्चिम उत्तर प्रदेश का। और आपको पता है गांव के लोगों की मुख्य क्रिया क्या होती है? क्या काम करते हैं गांव के लोग? कृषि। हाँ, कृषि क्रिया मुख्यतः उनका जीवन यापन का साधन होता है और अन्य क्रियाएं भी, अन्य काम भी वह करते हैं जिसे कहते हैं हम गैर कृषि क्रियाएं, जैसे कि लघु विनिर्माण, डेयरी, परिवहन, दुकानदारी, छोटा मोटा निर्माण करना। जैसे कि आप देखो गांव में कई जगह हम देखते हैं फलों से जूस बनाना, अचार बनाना, जो ये आपके पास रिंगाल के घास होती है उससे टोकरी का निर्माण, रस्सी का निर्माण, ऐसे कोई छोटा मोटा काम। तो ये हो गई गैर कृषि क्रियाएं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्पादन है क्या। बच्चों, अर्थशास्त्र की भाषा में उत्पादन औद्योगिक प्रतिष्ठानों में वस्तु, सामानों और सेवाओं को उत्पादन करने की प्रक्रिया है, सिंपल भाषा में। अब उत्पादन के लिए क्या क्या हमें चाहिए? उत्पादन के लिए कुछ संसाधनों की हमें जरूरत पड़ती है, उन्हें बोलते हैं उत्पादन का संगठन। तो इसमें सबसे पहला संसाधन भूमि। भूमि, इसके अलावा अन्य प्राकृतिक संसाधन है, जल, लकड़ी, खनिज पदार्थ, कई सारे ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिसका हमें कोई चीज उत्पादन करने के लिए जरूरत पड़ती है। दूसरा है श्रम। अब हमारे पास भूमि है पर उसमें काम करने के लिए हमें लोगों की जरूरत पड़ती है। श्रम को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, कुशल, अकुशल श्रम। कुशल श्रम जैसे बच्चों किसी कारखाने में काम करने के लिए कुछ पढ़े लिखे लोगों की जरूरत पड़ती है, इसे बोलते हैं कुशल श्रम। और कुछ भार ढोने, ढुलाई करने, सामान उठाने, बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं पड़ती, उसे बोलते हैं अकुशल श्रम। तीसरा जो उत्पादन का साधन है वह है भौतिक पूंजी। अब इसको भी हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहले पूंजी यानी कि पैसा। हमें उत्पादन करने के लिए भाई हमारे पास क्या है? भूमि है, श्रम है, लोग भी है, पर पूंजी ही नहीं है तो हम कैसे उत्पादन करेंगे? तो इस भौतिक पूंजी को भी हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। अब देखिए, हमें खेती करते हैं हम हर साल। खेती करने के लिए हम हर साल ट्रैक्टर नहीं खरीदते, थ्रेसर नहीं खरीदते, हार्वेस्टर नहीं खरीदते, है ना, कोई भी मशीन, बड़ी मशीन, इन्हें हम एक बार खरीदते हैं और कई सालों तक इसका उपयोग करते हैं। इसे बोलते हैं स्थायी पूंजी। दूसरा, खेती करने के लिए हमें हर साल बीज चाहिए, खाद चाहिए, सिंचाई के लिए पानी चाहिए, कीटनाशक चाहिए, कई ऐसी सारी चीजें जिन्हें हर बार हमें उपयोग करना है, हर बार खरीदना पड़ेगा जब हम खेती करेंगे। तो ये होती है कार्यशील पूंजी।
इतना आपको समझ आया। अब चौथा जो उत्पादन का मुख्य साधन है जिसे बोलते हैं मानव पूंजी। क्यों? क्योंकि उत्पादन के ये जो सारे साधन है, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, इसको मानव अपने ज्ञान और कौशल के द्वारा एकत्र करके, इकट्ठा करके उत्पादन के लायक बनाता है। इसीलिए मानव पूंजी को सबसे उपयुक्त पूंजी कहा गया है। इसके बारे में आप आगे के पाठ में विस्तार से पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा उत्पादन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। भूमि, जिसे उत्पादन का संगठन भी कहते हैं, भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। अब पालमपुर में हम देखते हैं भूमि की स्थिति कैसे है। भूमि जो पहला साधन है उत्पादन का, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे भारत में 65 से 75% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। अब भूमि तो स्थिर साधन है, वो तो नहीं बढ़ाया जा सकता, परंतु जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। अब इतनी जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए क्या हमारे पास कुछ ऐसे उपाय हैं कि हम उसी भूमि में अधिक पैदावार कर सके? है ऐसा कोई उपाय? पालमपुर गांव में सारी भूमि पर खेती की जाती। वहां भूमि का कोई भी टुकड़ा बेकार नहीं छोड़ा जाता। बरसात के मौसम में बाजरे और ज्वार और बाजरे की फसल बोई जाती है जो पशुओं के चारे के काम आती। उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आलू बोया जाता है। फिर सर्दियों में रबी की फसल गेहूं बोया जाता है। अपने उपयोग गेहूं का जितना उत्पादन होता है उसमें से अपने उपयोग के बाद आसपास की मंडियों में बेच दिया जाता है। बाकी बची हुई भूमि पर वह लोग गन्ना भी उगाते हैं, जिसे वह गुड़ बनाकर या गन्ने के ही रूप में सहारनपुर की मंडी में बेच देते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं पालमपुर गांव में भूमि का कोई भी टुकड़ा खाली नहीं रखा जाता। वह एक वर्ष में 3 या 4 फसल बोते हैं। इसको हम कहते हैं बहुविधि फसल प्रणाली। जब एक वर्ष में एक भूमि के टुकड़े पे एक से अधिक फसल बोई जाती है। अब वह ऐसा कैसे कर पाते हैं, कैसा संभव है? क्योंकि वहां सिंचाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो हमें अच्छी पैदावार के लिए अच्छी सिंचाई की व्यवस्था चाहिए। वहां पहले से ही हमने बताया बिजली आ गई है, तो नलकूपों के द्वारा सिंचाई होती है, जबकि बहुत पहले कुओं के द्वारा सिंचाई होती थी, जिससे इतना ज्यादा उत्पादन नहीं हो सकता था। अगला तरीका आधुनिक कृषि प्रणाली, जिसमें हम देखते हैं नई नई कृषि तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। हार्वेस्टर, थ्रेसर, ट्रैक्टर, ये सब उसी में आते हैं। परंपरागत बीजों का प्रयोग न करके नए किस्म के बीजों का प्रयोग करना, परंपरागत खाद का प्रयोग ना करना। जैसे परंपरागत खाद का प्रयोग हम करते थे, उसकी जगह रासायनिक खाद का प्रयोग करना। ये सब चीजें आधुनिक कृषि प्रणाली में आती है। और हम देखते हैं कि 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीज HYV बीज जिसे कहते हैं के द्वारा गेहूं चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। पहले हम क्या करते थे, पुराने देसी बीज जिसे बोलते हैं परंपरागत जो तरीका होता है खेती का, घर में जो फसल उगाई उसी का बीज रख के फिर अगले बार उसी को बोया। उससे उत्पादन बहुत ज्यादा नहीं होता था, परंतु ये जो HYV बीज है इसके द्वारा उत्पादन बहुत ज्यादा होने लगा और इसी को हरित क्रांति कहते हैं, जिसे भारत में लाने का श्रेय MS स्वामीनाथन को जाता है। हरित क्रांति के द्वारा विशेषकर गेहूं में उत्पादन बहुत ज्यादा होने लगा। हम खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर हो गए। तो इससे आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।